प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। माता पार्वती कहती हैं, सावन में शिव के दर्शन मात्र से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, रामपुर गांव में रमेश नाम का व्यक्ति अपनी बीवी रामा, 5 साल की बेटी रिंकी और 6 महीने के बेटे गुड्डू के साथ रहता था। जिंदगी कितनी बदल सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण रमेश है। वह एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही रामा को पता चला, वह भागती हुई अस्पताल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप महादेव पर पूरा भरोसा रखिए। रमेश बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसने अपना पैर और नौकरी दोनों खो दिए। घर की सारी जमा पूंजी उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से वह बेरोजगार है। इन 3 महीनों में उसने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत मुश्किल होती, क्योंकि सड़कें पूरी तरह पानी से भर जाती हैं। आज भी वह परेशान होकर अपने घर लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। सब लोग मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूं। अरे, क्या अपाहिज को जीने का हक नहीं है? क्या वो और उसका परिवार भूखा मर जाए? रमेश बार बार की असफलताओं से परेशान हो चुका था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन उसके घर आ जाता था और साथ ही घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो ये सब सोचते सोचते जा ही रहा था कि तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छिप जाना चाहिए। कहीं बारिश में तबीयत खराब हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। वो चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे केवल RS-20 का पुराना नोट ही मिला। चलो 20 रुपये ही हैं, तो क्या हुआ, ये जेब में रहकर क्या करेगा? क्या करूं मैं? बीवी तो पानी पी कर भी रह लेंगे, लेकिन रिंकी के लिए अगर मैं पकौड़े ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने उन पैसों से पकौड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका 6 महीने का बेटा गुड्डू अपनी माँ की गोद में लगातार रोए जा रहा था। रिंकी सहमे हुई अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी और उनका मकान मालिक उनका बचा खुचा सामान सड़क पर फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसको देखा तो वो भागते हुए रमेश के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं।
और जो मेरी छोटी सी गुड़िया थी जो आप लाए थे, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। रमेश ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं? मालिक, इस तरह हमें बेघर मत करिए। चुप कर पहले 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। चुप कर, पिछले 3 महीने से तुम्हारी ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नज़र रमेश के हाथ में पकड़े कागज़ में लिपटे पकौड़ों पर पड़ी। उसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे रे रे, इतना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं और पकौड़ा पार्टी करने के लिए पैसे हैं। चलो निकलो यहाँ से। ये कहकर उसने रमेश के हाथ से पकौड़े छीनकर फेंक दिए। फिर वह अपने घर में ताला लगाकर चला गया। रमेश और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन मकान मालिक का दिल नहीं पसीजा। अब हम कहाँ जाएंगे जी? रामा ने पूछा। पता नहीं रामा, लेकिन कहीं तो जाना होगा, रमेश ने जवाब दिया। छोटा मोटा सामान अपने सिर पर उठाकर वे सड़क पर निकल पड़े। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। वे बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे, लेकिन दूर दूर तक कोई आश्रय नहीं दिखा। रामा अपने छोटे बेटे को अपने सीने से लगाए चल रही थी। तभी बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। भगवान शिव, गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना? रमेश ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। रमेश की नज़र सड़क पर पड़ी सीमेंट की पाइप पर गई। उसने सबको पाइप में छिपने के लिए कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले दुर्भाग्य से एक बड़ा ओला रिंकी के सिर पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा और वह जोर जोर से रोने लगी। रामा ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर रिंकी के सिर पर बांधा। माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, रिंकी ने रोते हुए कहा। रो मत, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। वे सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके सीमेंट वाली पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है ना अंजलि? सच में निखिल, बारिश में भीगना और उसके बाद गरम गरम पकौड़े खाना जन्नत सा मजा देता है। पूरी रात होती रहे तो मजा आ जाए। एक ओर रमेश का परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था और दूसरी ओर कोई पूरी रात बारिश चाह रहा था। कितनी असमानता है ना? भगवान की बनाई इस दुनिया में रमेश और उसकी बीवी यही सोच रहे थे। साथ ही बारिश के रुकने का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी और वह और भी तेज होती गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा होने लगी। उन लोगों के सीमेंट वाली पाइप में भी पानी आ गया। पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। रामा, हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। रमेश ने रिंकी को अपने कंधों पर बिठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक पानी का एक तेज बहाव आया और रमेश का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह गिर पड़ा। रिंकी भी गिर गई और पानी के तेज बहाव में बहने लगी। पापा, पापा, बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, रिंकी चिल्लाई। रमेश, जो पहले से ही 2 दिन से भूखा था और बारिश के कहर से जूझ रहा था, चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सका। रिंकी उनकी आंखों के सामने ही बह गई। रिंकी, रिंकी, कहाँ हो तुम? रमेश चिल्लाया, लेकिन रिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया।
आज रमेश खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहा, हे महादेव, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या? हम गरीबों पर पूरे पत्थर हो गए हो। पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया, फिर दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सिर से छत भी छीन ली और अब मेरी बच्ची को भी ले गया। सुन ले तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है पत्थर। रमेश और रिंकी बाढ़ से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जवाब दे चुके थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वे भी इस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया। दोनों एक दूसरे को पुकार रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में उनकी आवाजें अनसुनी हो रही थीं। हे महादेव, रामा, गुड्डू, रमेश ने पुकारा, लेकिन शायद मौत अभी उनके हाथ की रेखाओं में नहीं थी। तभी तो वो पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और वहीं जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत कार्यकर्ताओं की नजर उन पर पड़ी और वे उन्हें अपनी नाव में बचाकर राहत शिविर ले आए। इस बारिश में हम तीनों तो बच गए रामा, लेकिन इसने हमसे हमारी रिंकी को छीन लिया। रामा और रमेश एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे कि तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में बिस्किट और ब्रेड का पैकेट था, उनके पास आई। वो पैकेट उसे राहत शिविर वालों ने दिया था। पीछे से आकर वह बोलने लगी, बाबा बाबा, क्यों रो रहे हैं आप लोगों को भी भूख लगी है ना? ये लीजिए, ब्रेड खाइए, अंकल ने मुझे दी थी, मैं आप लोगों का ही इंतज़ार कर रही थी। वो आवाज़ रिंकी की थी। रिंकी को देखकर रमेश और रामा फूट फूट कर रोने लगे। रिंकी को भी राहत कार्यकर्ताओं ने बचाकर शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वे लोग भगवान शिव का शुक्रिया अदा करने लगे। पूरे 1 महीने वे लोग राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे वे नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज रमेश एक चाय पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है। बारिश ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन उसी बारिश ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी दिया। इधर बिहार के लालगंज में दीनानाथ नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। परिवार में उसकी पत्नी शांति और बेटी रीता थी। शांति, कुछ खाने को दे दो, फिर मैं जाकर देखूं, शायद कोई मजदूरी का काम मिल जाए। तेरा यूं भूखा रहना भी होने वाले बच्चे के लिए गलत है, इसलिए अब मुझे रोजाना कड़ी मेहनत करनी ही होगी। अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो, तुम दोनों के साथ थोड़ा बहुत खा तो लेती हूँ। ये देखो, आधी चाय तुम्हारी, आधी चाय मेरी। ये थोड़ी सी भुजिया रखी है, चाय के साथ खा लो। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, फिर तू खा लेना। शांति, आटा कहाँ है जो तू रोटी बनाएगी? 1 रोटी का आटा रखा हुआ है जी, वहीं खिला दूंगी। आप चिंता मत करो, आप काम ढूंढने जाओ। क्या करूं? क्या खिलाऊंगा शांति और रीता को? शांति का भी पूरा टाइम है, वह बेचारी कुछ नहीं कहती। दीनानाथ बाजार में मजदूरी का काम ढूंढने निकलता है। वो कुछ दुकानों पर काम मांगता है। एक गोदाम में उसे बोपरियां ढोने का काम मिल जाता है, लेकिन गोदाम दुकान से थोड़ी दूरी पर था। देखो, ये दुकान का लड़का तुम्हें गोदाम पर ले जाएगा। हाँ, तुम्हें गोदाम की बोपरियां यहाँ दुकान पर लानी है, ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊँगा। दीनानाथ पूरा दिन गोदाम की बोपरियां पीठ पर लाद कर सेठ की दुकान में उतारता रहा। अरे कितनी बोपरियां रह गई हैं भाई, दुकान बंद करने का समय हो रहा है। सेठ जी, बस
बस 4 बोपरियां और बाकी हैं। दीनानाथ सारी बोपरियां दुकान पर रख देता है। सेठ दीनानाथ को बदले में आरएस 500 देता है। उन रुपयों से दीनानाथ कुछ खाने का सामान खरीदता है और घर जाता है। शांति, ये थोड़ा राशन ले आया हूं, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। शांति उस दिन फिर दाल चावल बनाती है, जिसे देखकर रीता बहुत खुश होती है। माँ, आज आपने खाने में दाल चावल बनाए हैं। मुझे ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। ये ले, फिर थोड़ी और दाल ले ले बिटिया। शांति, आज तो काम मिल गया, पर आगे कैसे गुजारा होगा? मानसून भी अपने उफान पर है और लालगंज का तो तुम्हें पता ही है कि बाढ़ का कहर हम गरीबों पर टूट सकता है। कौन जाने, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम्हारी डिलीवरी का वक्त निकट आ रहा है। बस लालगंज में सब कुछ ठीक रहे। दीनानाथ इसी चिंता में था कि मानसून आ गया है। अगर कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा अगले दिन? शांति, मैं देखता हूँ। पड़ोस के रविंद्र भैया बता रहे थे कि एक इमारत की मरम्मत के लिए किसी को मजदूर चाहिए। पता करके आता हूँ, शायद मिल जाए। बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? अरे, ज्यादा दूर नहीं जा रहा, पास ही में जा रहा हूँ। दीनानाथ एक पन्नी ओढ़कर बारिश में काम ढूंढने निकलता है। अचानक बारिश बहुत तेज होने लगती है। वो एक चाय की छोटी दुकान के नीचे खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। चाय की दुकान पर कुछ ग्राहक भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। चाय वाले की दुकान पर एक रेडियो चल रहा था, जिस पर लालगंज की खबरें आ रही थीं। बता दें कि लालगंज जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी डिस्चार्ज किए जाने से गंडक नदी का पानी तेजी से गांव में प्रवेश कर रहा है। सदर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। हे महादेव, ये क्या हो गया? बाढ़ का पानी तेजी से गांव में आ रहा है। मुझे घर जाना होगा। अरे, ये पानी का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। दीनानाथ खबर सुनकर घबरा जाता है और तेजी से घर की ओर भागता है। दीनानाथ के घर में पानी भर चुका होता है। आसपास के लोग जल्दी जल्दी घरों को खाली करके भाग रहे होते हैं। आप आ गए? देखो, पूरे घर में पानी भरता ही जा रहा है। बापू, मुझे डर लग रहा है। अरे, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा शांति। रीता को मैं कंधे पर बैठा लेता हूँ। अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सुनिए जी, लगता है मेरा बच्चा होने का वक्त आ गया है। मुझे दर्द महसूस हो रहा है और घबराहट से लगता है बच्चा नीचे आ रहा है। हे प्रभु, क्या करूं? रविंद्र भैया को बुलाकर लाता हूं। अब रविंद्र भैया, रविंद्र भैया। दीनानाथ, जल्दी से जरूरी सामान बांध लो, निकलना है वरना कोई नहीं बचेगा। सब पानी में बह जाएंगे। रविंद्र भैया, शांति को बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। वो चल भी नहीं पा रही है। अरे बेचारी को इस मुसीबत में ये बड़ी परेशानी होनी थी। जल्दी चलो जी। एक काम करो, भाभी को खाट पर लिटा दो, फिर इसी पर ले जाना पड़ेगा। अब कोई और रास्ता नहीं है। दीनानाथ रीता को अपने कंधे पर बिठा लेता है। रविंद्र और उसकी पत्नी भी बहुत नेक दिल थे। रविंद्र की पत्नी अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। रविंद्र दीनानाथ के साथ मिलकर शांति को खटिया पर लिटाकर उठाने में मदद करता है। सुनो जी, रीता के बापू, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। कुछ करो जी, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। रविंद्र भैया, हिम्मत मत हारो, भगवान शिव सब ठीक करेंगे। लोग पानी के बहाव से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आज पता नहीं एक गरीब पर बाढ़ का कहर आया हुआ था, मानो सब कुछ ले डूबेगा। शांति की हिम्मत जवाब दे रही थी। अब एक ही उपाय है दीनानाथ,
भाभी को किसी नाव में सहारा दिलवाना होगा। कोई नाव में लिटाने की मदद कर दे बस। अरे भैया भैया भैया, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है, अपनी नाव में जगह दे दो भैया। भाई, हम खुद 5 लोग हैं, हमारी नाव इतना वजन नहीं संभाल पाएगी। भाई, दीनानाथ बहुत लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है। शांति की तबीयत बिगड़ने लगती है। और शांति, हिम्मत रखो। रविंद्र भैया, मेरी शांति को कुछ हो गया तो मैं। हिम्मत मत हारो भैया, वो देखो सामने शायद बचाव कर्मी नाव लेकर खड़े हैं। जल्दी से उन लोगों को मदद दो, शायद वो महिला गर्भवती है। जल्दी करो। रेस्क्यू टीम जल्दी से दीनानाथ के पास पहुंचती है और शांति को नाव में लिटाया जाता है। मुश्किल वक्त में शांति नाव में ही एक बेटे को जन्म देती है। सबकी मदद से शांति की जान बच जाती है। कुछ देर बाद सुरक्षाकर्मी शांति और उसके बच्चे के साथ सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आपने हमारी मदद की। ये हमारा फर्ज था जो हमने निभाया। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। दीनानाथ, रविंद्र और उसकी पत्नी को भी धन्यवाद करता है। रविंद्र भैया, भाभी जी, आज आप दोनों ने भी हमारी बहुत सहायता की। अरे भाई, फिर ये धन्यवाद किस लिए? आजा भाई के गले लग जा, आज तू एक बेटे का बाप बन गया है। बेटा, भैया आया है बापू। हाँ हाँ बेटा, ये देख तेरा छोटा भाई आया। शांति, अब तुम ठीक हो ना? जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे? सब कुछ इस बाढ़ में तबाह हो गया। शांति, ये बाढ़ की परेशानी लालगंज के साथ साथ हर आसपास के गांव में हर मानसून में होती है, पर हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीब पर बाढ़ का कहर जब आता है, अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है। पर कहते हैं ना, जब कभी कोई संकट आता है तो भगवान शिव किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं, जैसे ये बचाव कर्मी आए। इस बुरे समय में सबने एक दूसरे की सहायता की और कुछ समय बाद फिर से जिंदगी ने अपनी नई सुबह देख ली। इसी तरह एक बार गर्मी अपने चरम पर थी। खेतों में गेहूं की कटाई चल रही थी। गरीब राम और उसकी पत्नी सीता भरी गर्मी में खेतों में कटाई का काम कर रहे थे। कटाई करके जब वे दोनों घर आए तो पसीने से तरबतर थे। घर पहुंचते ही उनकी बेटी प्रिया मटके से पानी लाकर उन्हें पीने को देती है और हाथ से पंखा करते हुए कहती है, बाबा, कितनी गर्मी पड़ रही है और हमारे यहाँ एक पंखा तक नहीं है। राम ने जवाब दिया, बेटी, हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, वक्त का गुजारा ही ठीक से नहीं हो पाता, फिर पंखा और बिजली का बिल कैसे भरेंगे बिटिया? प्रिया ने कहा, पानी, उफ, ये कितना गर्म लग रहा है, लगता है मटका पुराना हो गया है, इसीलिए इसमें पानी ठंडा नहीं है। आज कुछ मजदूरी मिली है, उनसे हम शाम को नया घड़ा ले आएंगे। वे ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के आगे आकर रुकती है। राम ने कहा, ये गाड़ी तो तुम्हारे चाचा की लग रही है। सीता ने कहा, अरे हाँ, ये तो उन्हीं की गाड़ी है। राम का छोटा भाई धीरज अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर में रहता था। धीरज पढ़ा लिखा था, इसलिए उसकी शहर में नौकरी लग गई, जहाँ कुछ समय बाद उसने खुद का घर भी बना लिया, जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ थी। अभी वो अपने बेटे लवली और पत्नी कामनी के साथ गांव में कुछ दिन छुट्टियां मनाने आए थे। आओ आओ धीरज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, चलो अंदर आओ। जब तक तुम्हारा नौकर तुम्हारा घर साफ कर रहा है, तुम यहीं रहो। वो सभी अंदर आ गए, लेकिन ऐसी वाली कार से उतरने के बाद लवली को काफ़ी गर्मी लगने लगी। पापा,
यहाँ तो कितनी गर्मी है पापा। तभी प्रिया उन सबके लिए पानी लेकर आती है, जिसे पीते ही लवली बोला, ये पानी तो कितना गर्म है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है। हम सब मटकी का पानी पीते हैं, लेकिन मटका काफ़ी पुराना हो गया है, इसलिए यह भी पानी ठंडा नहीं कर रहा। बेटा, हमारे यहाँ ना तो फ्रिज है और ना ही एसी। हम मटके का पानी पीते हैं और थपेड़ों की हवा खाते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। पता नहीं कैसे रहते हो तुम सब यहाँ। धीरज, कालू से कहो कि जल्दी से घर साफ कर दे और एसी भी ऑन कर दे। यहाँ तो मेरा और मेरी बेटी का दम घुट जाएगा। कैसी बातें करती हो कामनी, ये हमारी जन्मभूमि है। यहाँ आते ही मेरी तो जान में जान आ गई। और लवली बेटा, प्रिया को देखो, वो भी तो इसी गांव में रहती है, उसे तो गर्मी नहीं लगती। अब तो हमेशा से इन लोगों की तरफदारी करते आए हो, देख नहीं रही मेरी लाल का गर्मी से क्या हाल हो रखा है। कभी सीता थोड़ा झेंपते हुए बोली, वैसे कामनी, मैंने तुम सबका खाना यही बना दिया है, कहो तो लगा दूं। लेकिन माँ, भला इस गर्मी में हमसे खाना कैसे खाया जाएगा? कोई बात नहीं मेरे भाई, आप तीनों आराम से बैठकर खाना खाओ, मैं आपको पंखा कर देती हूँ। सीता ने उन सबको खाना परोसा और प्रिया उन्हें पंखा करती रही। कुछ देर बाद वो सभी सामने बने अपने घर में चले गए, जहाँ कामनी और लवली ने सबसे पहले एसी ऑन किया और उसमें बैठकर राहत की सांस ली। अब लवली फ्रिज में से ठंडा पानी पीकर और एसी में बैठकर अपनी गर्मी दूर करता है। प्रिया बाहर आंगन में लेटी हुई सोच रही थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, नींद क्यों नहीं आ रही? प्रिया ने कहा, माँ, धीरज चाचा इतने अमीर हैं, उनके पास शहर और गांव दोनों जगह एसी और फ्रिज हैं, और हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास एक पंखा तक नहीं है। पापा और चाचा में इतना फर्क क्यों है? माँ ने समझाया, तुम्हारे बाबा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो गांव में ही रह गए, जबकि तुम्हारे चाचा ने खूब पढ़ाई की और शहर में नौकरी पा ली। प्रिया ने कहा, माँ, मैं भी खूब पढ़ूंगी और अच्छी नौकरी करके तुम्हारे लिए एसी और फ्रिज लाऊंगी। माँ ने प्यार से कहा, मेरी बच्ची खुश रहे, अब सो जा। अगले दिन शाम को जब पापा धूप में खड़ी मेहनत करके घर लौटे तो उन्होंने प्रिया से पानी मांगा। प्रिया ने कहा, हमारे पास तो गर्म पानी है बाबा, मैं अभी चाची के घर से बर्फ या ठंडा पानी लेकर आती हूँ। प्रिया अपनी चाची के घर बर्फ लेने चली गई, जहाँ लवली एसी में बैठकर आराम से फ्रिज में जमाई हुई आइसक्रीम खा रहा था। अरे लवली, मुझे थोड़ी बर्फ दे दो, बाबा खेतों से आए हैं तो उन्हें ठंडा पानी देना है। और ये तुम क्या आइसक्रीम खा रहे हो? मेरी आइसक्रीम को नज़र मत लगाना, और मैं अच्छे से जानता हूँ तुम रोज़ रोज़ बर्फ के बहाने एसी की हवा खाने आ जाती हो। ठीक है, कह रहा है मेरा लवली, और तुम्हें बर्फ की क्या ज़रूरत है? तुम सबको तो मटके का पानी पीने की आदत है ना, तो वहीं पियो। क्यों बेकार में ये अमीरों की आदत डाल रहे हो? जब हम वापस चले जाएंगे तो तुम्हें ही मुश्किल होगी, और वैसे भी बर्फ जमी नहीं है, शाम तक जमेगी। चल अब जा यहाँ से। प्रिया रोते हुए घर आ गई। अरे क्या हुआ? मेरी बच्ची तो रो क्यों रही है? माँ, लवली और चाची को बहुत घमंड है, वो बहुत अमीर हैं, उन्होंने मुझे बर्फ भी नहीं दी और ताने भी मारे। कोई बात नहीं बेटी, हम गरीबों के नसीब में ही हर साल गर्मी की मार झेलना लिखा होता है। अगले दिन गांव की लाइट चली गई और सारी रात लाइट नहीं आई। गर्मी के मारे लवली और कामनी की नींद उड़ गई। बेटा, तुम सोने की कोशिश करो, जब तक सो नहीं जाओगे तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। लेकिन मम्मी, इतनी गर्मी में मुझे नींद कैसे आएगी?
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। चलो बेटा, प्रिया के घर चलते हैं। उनके आंगन में बड़ा सा पेड़ है, उसकी ठंडी हवा में मस्त नींद आएगी। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं तो वहीं जाकर सोऊंगा। आज तो बचपन के दिन याद आ जाएंगे। तुम लोग आना चाहो तो आ जाना, मैं तो खुले आसमान के नीचे सोने चला। धीरज वहाँ चला गया। सीता ने पेड़ के नीचे सबके बिस्तर लगा दिए। कुछ देर बाद कामनी और लवली भी वहाँ पहुँच गए। प्रिया ने उनका बिस्तर भी लगा दिया। खुले आसमान के नीचे पेड़ की ठंडी हवा सबको बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए सबको नींद आ गई। मगर लवली अभी भी करवटें बदल रहा था। उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। प्रिया ने लवली के सर पर हाथ लगाया तो देखा उसका माथा गर्म है। उसने पानी की पट्टियाँ उसके सर पर रखनी शुरू कर दी, फिर हाथ के पंखे से उसे हवा करने लगी। कुछ ही देर में लवली को नींद आ गई, मगर प्रिया सारी रात उसे हवा करती रही। सुबह जब लवली की आंख खुली, प्रिया दीदी, क्या तुम सारी रात? हाँ, ताकि तुम्हें गर्मी न लगे और तुम आराम से सो सको। लवली और कामनी को अपनी गलती का पछतावा हुआ। हमें माफ़ कर दो प्रिया, मैं भूल गई थी। गर्मी सबको लगती है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। दीदी, मुझे भी माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। फिर लवली प्रिया को गले लगा लेता है और कामनी सीता को। गर्मी अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती, गर्मी गरीब को भी वैसे ही चुभती है जैसे अमीर को। लेकिन अमीर के पास उसे दूर करने के लिए सुख सुविधाएं होती हैं, जबकि बेचारा गरीब उसकी मार झेलता रहता है। इसलिए अगर हम उनकी थोड़ी मदद कर भी देंगे तो इससे हमारा कुछ नहीं जाएगा। मेरी भी गलती है कि मेरे पास इतना कुछ होते हुए भी मैंने कभी अपने भाई की मदद करने की नहीं सोची। कुछ दिन बाद धीरज अपने भाई के घर में एक फ्रिज और ऐसी लगवा देता है। साथ ही गर्मियों में बिजली का बिल भी वहीं भरता है, ताकि अब उन्हें गर्मी की मार ना झेलनी पड़े। कुछ दिन बिताकर वह वापस शहर लौट जाता है। अब राम और सीता जब भी धूप में मेहनत करके घर आते हैं तो एसी ऑन कर देते हैं। अब उन्हें गर्मी से राहत मिल गई है। कुछ वर्षों बाद प्रिया की शादी हो जाती है। एक दिन जब प्रिया सुबह सुबह सोकर उठी और सुजीत पर चिल्लाने लगी, पता नहीं मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे शादी की। इतनी गर्मी है और तुमसे कमरे में एक एसी तक नहीं लगाया जाता। पापा मुझे अच्छा खासा एयर कंडीशनर दे रहे थे, पर तुम हो ना, तुम्हें अपनी गरज प्यारी है। अरे, पापा से अगर एयर कंडीशनर ले लेते तो तुम्हारी कौन सी इज्जत गिर जाती। कितनी गर्मी है और मुझसे सोया भी नहीं जा रहा है। मैं आज ही पापा को फ़ोन करके अपने कमरे में एयर कंडीशनर लगवा लूँगी। तुम्हें जो करना है करो। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में सोना है तो सो जाओ, पर इतना याद रखना कि मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगा। सुजीत, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। अरे, मेरे पापा कौन सा पराए हैं। अगर वो मुझे एयर कंडीशनर खरीद कर दे भी देंगे तो वो अपनी बेटी को ही तो दे रहे हैं। मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। एयर कंडीशनर देने के बहाने पीठ पीछे कितनी बुराइयां करेंगे, और साथ में तुम्हारी वो बुआ की बहन जो अपनी अमेरिका की घमंड करती रहती है, वो और बातें बनाएगी। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। मैं पापा को फ़ोन करने जा रही हूँ। प्रिया, एक बार फिर सोच लो। तुम्हारा इस तरह से रोज़ रोज़ अपने पापा को फ़ोन करना ठीक बात नहीं है। अब क्यों नहीं चल रहा? मुझे ठंडा पानी पीना है। प्रिया बेटा, सुबह के 4 बजे से लाइट नहीं है, इसलिए पानी ठंडा नहीं हुआ। पता नहीं कैसे गरीब लोग हैं। इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। आगे से मुझे और सोना है, और हाँ, कोई मुझे जगाएगा नहीं। जब उठना होगा अपने आप उठ जाऊंगी। और ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना
कि मैं रसोई में इतनी गर्मी में खाना बनाने वाली हूँ। मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। मेरी ही गलती थी माँ, जो मैंने एक अमीर लड़की से प्यार किया और उससे शादी की। सुजीत बेटा, अभी कुछ ही वक्त हुआ है बहू को इस घर में आए हुए। थोड़ा तो समय लगेगा, बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है सुजीत बेटा। ये लो, विमला मंदिर से आते हुए मैं सब्जी ले आया था। बहू का जो भी खाने का मन हो तुम उसे बना देना। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। प्रिया पैसे वाले घर में पली बढ़ी थी। उसे वहाँ पर सारे ऐशो आराम मिलते थे। सुजीत एक साधारण सी नौकरी करता था। उसने कई बार शादी से पहले प्रिया से इस बारे में बात भी की थी, पर प्रिया सुजीत से प्यार करती थी, इसलिए उसने सुजीत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। प्रिया की शादी भरी गर्मियों में हुई थी और प्रिया को गर्मी में रहने की आदत नहीं थी, और अब अचानक से उसे बिना एयर कंडीशनर के गर्मी में रहना पड़ रहा था, जिससे वो गुस्से में बहुत तिलमिला रही थी। एक शाम, बहू, ये तुम्हारे लिए ठंडा शरबत बनाया था, आप खुद ही पियो। बेकार से चीनी का घोल उठाकर ले आई हो, और अभी वैसे भी मैं ज़रा बीजी हूँ। कोई आने वाला है? अब लगता है आ गया। लाओ भैया, अंदर ले आओ। इसे यहाँ रख दो, और फिटिंग कौन करेगा? पर बहू, सुजीत बोल रहा था कि कुछ समय रुकने को उसने एक जानकार की दुकान से किश्तों पर लेने की बात की है। अगर आपके बेटे के भरोसे रहे तो दिसंबर की ठंड में ऐसी आएगा। माँ जी भैया, ये फिटिंग हो चुकी हो तो ज़रा चालू करके दिखाना। हाँ हाँ, अब आया ना मज़ा ठंडी ठंडी हवा खाकर। पापा का फ़ोन आ रहा है। जी जी पापा, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया फिटिंग कर गया है। थैंक यू पापा। ठीक है, रखती हूँ। प्रिया, ये सब क्या है? मैं तुम्हें ऐसी लेकर देने ही वाला था ना, फिर तुमने अपने पापा से कहकर क्यों लगवा लिया? अब वो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पिटेंगे कि प्रिया का पति एक मामूली जॉब करने वाला है, इसलिए वो अपनी बेटी की मदद कर रहे हैं। तुम पापा को गलत समझ रहे हो। एक तो वो हमारी इतनी चिंता करते हैं, ऊपर से तुम उन्हें भला बुरा बोल रहे हो। अब हटो सामने से। पापा ने आम भेजे हैं, मुझे आम का शेक बनाकर पीना है। अब ये बेकार से मिक्सी में शेक बनाना पड़ेगा। मिल्क शेकर भी चाहिए, मुझे पापा से कहकर ही मंगवाना पड़ेगा। सुजीत बेटा, अभी बहू को कुछ मत बोलो, बात बढ़ जाएगी। उसे जो करना है करने दो, और ऐसी लगाने पर गुस्सा भी मत होना। उसके पापा ने भिजवाया है, इसलिए अगर तुम टोकोगे तो उसे बुरा लगेगा। प्रिया ऐसी चलाकर सो जाती है, पर सुजीत की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी खुददारी को ठेस पहुंची थी। उसे पता था कि प्रिया के पिता, बुआ की बहन और उसका पति तीनों मिलकर सुजीत के बारे में बातें ज़रूर कर रहे होंगे। उधर सुजीत के माता पिता भी चिंता में नहीं सो पा रहे थे। सुनिए जी, एक काम करो, आपका वो दोस्त है ना प्रकाश, उसकी मिक्सी और फ्रिज की दुकान है। आपको मेरी कसम होगी, जो आपने सुजीत से कुछ कहा तो ये मेरे सोने के कंगन देकर फ्रिज और मिल्क शेक वाली मशीन आ जाएगी। विमला, ये कैसी बातें कर रही हो? अगर सुजीत को पता चल गया कि तुमने बहू की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सोने के खड़े बेच दिए हैं तो वो बहुत गुस्सा होगा। अरे, हम उसे कोई बहाना बना देंगे, पर मेरी मानो तो तुम ये 2 चीज़ें कल ही खरीद लाओ, क्योंकि अगर बहू ने अपने पिता से ये चीज़ें मांगी तो सुजीत के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी, और वो मेरा बच्चा सारा दिन मेहनत करके 25 से 30 हज़ार रुपये महीने के कमाता है। मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर इन गर्मियों में इतना बोझ पड़े। अभी बिजली का बिल भी भरना है, ना जाने एयर कंडीशनर से बिजली का बिल कितना आएगा।
अगले दिन सुजीत के पिता एक नया डबल डोर फ्रिज और एक मिल्क शेकर खरीद लाते हैं, जिसे देखकर प्रिया बहुत खुश होती है। नया फ्रिज और मिल्क शेकर भी अच्छा है। गर्मियों में आपने अपनी बहू के बारे में सोचा? वैसे भी अगर पापा से कह देती तो थोड़ी और अच्छी ब्रांडेड कंपनी का खरीदते। खैर, ये भी नया ही है। अब मैं इस मिल्क शेकर में अपने लिए मिल्क शेक बना लेती हूँ। बाबूजी, कल से दूध थोड़ा ज़्यादा ले आया करें। मुझे रोज़ाना मिल्क शेक बनाकर पीना होता है और पूरी गर्मियों में मैं बनाना, चीकू, आम, चॉकलेट जैसे सभी तरह के मिल्क शेक पीती हूँ। सुजीत, दीदी और जीजा जी का बर्थडे मना रहे हैं। वो एक 7 स्टार होटल में पार्टी दे रहे हैं और हम सबको बुलाया है। पापा ने कहा है कि हम सब समय पर पहुंच जाएं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। प्रिया, बर्थडे पार्टी में तुम ही चली जाओ। अब एक तो मेरे पापा तुम सबको इज्जत दे रहे हैं, बुला रहे हैं, और तुम इस तरह से मना कर रहे हो। प्रिया, बहू, हम सब चलेंगे। सुजीत बेटा, प्रिया के पापा ने आदर से बुलाया है तो हमें जाना चाहिए। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। प्रिया सबके साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। प्रिया, अब तो गर्मी नहीं लगती ना? पापा ने ऐसी तो भिजवा दिया था ना? हाँ दीदी, मुझे देख तेरे जीजा जी को ज़रा सा बोला कि मुझे बहुत गर्मी लगती है तो उन्होंने पूरे घर में ही एसी लगवा दिया। वैसे मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तेरे जीजा जी जैसे पति मिले हैं। ऐसी बात नहीं है दीदी, सुजीत भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। बस मेरी कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं कि... प्रिया अपनी बहन की बातों को सुनकर थोड़ा दुखी हो जाती है और वॉशरूम की तरफ जाती है। तभी वह अपने पापा को अपने जीजा जी से बात करते हुए देख लेती है। अरे शेखर बेटा, मैं तो बस उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब प्रिया सुजीत और उसके माता पिता से तंग आ जाए और उसे तलाक के लिए बोले। जिस दिन उसका तलाक सुजीत से हो जाएगा उसी दिन मैं अपने जिगरी दोस्त गुप्ता के लड़के से प्रिया की शादी पक्की कर दूंगा। गलती मेरी ही थी, मैंने पापा से मदद मांगी। मेरी आंखें खुल गई हैं। पापा तो मेरा घर तोड़ना चाहते हैं, सुजीत से मेरा रिश्ता तुड़वाना चाहते हैं, पर जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने सुजीत से प्यार किया है। हाँ, वो पैसे वाला नहीं है, पर वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। प्रिया किसी को बिना कुछ बोले सुजीत और अपनी सास ससुर को लेकर घर लौट आती है। अब क्या हुआ? प्रिया बेटा, तुम पार्टी से बिना बताए क्यों चली गई? कुछ बात हुई क्या? पापा, सुजीत जैसा भी है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे कभी तलाक नहीं दूंगी। मैंने उसे अपना जीवन साथी माना है। और रही बात मेरे ससुर की, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मेरी खुशी के लिए मेरी एक ही आवाज़ में फ्रिज और मिल्क शेकर खरीद कर मुझे दे दिया। मेरी आंखें खुल गई हैं। इंसान दिल से अमीर होना चाहिए। पैसा तो आनी जानी माया है, पर प्यार कमाना मुश्किल है। मैं आपका दिया ऐसी वापस भिजवा रही हूँ। सुजीत बेटा, तू कल ही जाकर मेरी बहू के लिए नया एयर कंडीशनर खरीद कर ला। मेरी बहू गर्मी में नहीं सोएगी, समझा? इतना कहकर इस कहानी को माता पार्वती समाप्त करती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।